तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने मदऊ किया है जनाब अली तौकीर शेख साहब को, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और इस सब्जेक्ट पर काफ़ी उबूर रखते हैं और उसके लेजिस्लेटिव यानी लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं और इसके इम्प्लीकेशंस को भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमसे जो है वो बात करने के लिए। तौकीर साहब, क्लाइमेट चेंज के असरात हमारे सामने और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और एनॉमलीज भी दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होते हुए जा रही हैं। मॉनसून पैटर्न्स भी इरेगुलर हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पर पाकिस्तान को दो चार है, दैट इज़ अबाउट जो हमारा एग्रीकल्चरल जो यील्ड है। और चूंकि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं और अपना फूड बास्केट जो है वो बनाते हुए या उसको कोप करते हुए हमें काफ़ी स्ट्रगल जो है पहले भी होती रही है, लेकिन अब तो जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे, तकरीबन कोई 60% जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो ज़ेरे आब है और इसमें जो हमारी गंदम और चावल की जो मेन फसलें हैं वो तो ऑलमोस्ट जो है वो तबाह हो चुकी हैं। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को तो डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके वाइडर कॉन्टर्स जो है वो क्या होते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट इमरजेंसी बेसिकली मीन इस तनाजुर के अंदर कि हम एग्रीकल्चर और अपना फूड बास्केट जो है वो बचा सकें। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो जो क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल इमरजेंसी है वो एक हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन इश्यूज के जो की मसाइल हैं उनके ऊपर आप रिफॉर्म्स को कैसे फास्ट ट्रैक करें। वो काम या वो इनिशिएटिव जो नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए लेने मुश्किल होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोसीजरल, लीगल या टेक्निकल उसमें हार्डशिप्स होती हैं, तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए। और जो क्रॉनिक सोसाइटी के मसले होते हैं, जो अंडर करंट होते हैं, जिसकी वजह से रिफॉर्म नहीं हो सकती होती, मुश्किल चीज़ों को आप इन्वोक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, फूड सिक्योरिटी को डिक्लेयर करना, और ये दोनों कनेक्टेड इश्यूज हैं, इनको आप सेपरेटली डील नहीं कर सकते। इसलिए भी ये भी अच्छी चीज़ है कि हम दोनों को कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा जिसको हम चंद लम्हों के लिए छोड़ देते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी बातें कर रहे होंगे कि इमीडिएटली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कमोडिटीज की प्राइसिंग कम हो जाएगी, लोगों की फसलें तबाह हो जाएंगी, इकोनॉमी को कितने मिलियन या बिलियन का नुकसान होगा। उनको जरा छोड़ देते हैं, जरा 2 या 3 अंडर करंट को पकड़े, उनकी अगर आप इजाजत चाहें तो हम जी बिल्कुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जितनी फ्लडिंग हुई है उसके नीचे जो अंडर करंट है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, मैं बात को वहां से शुरू करता हूँ जहां से आप करना चाह रहे थे। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो है कि सब्सिडीज हमारी जो है वो अशराफिया को जाती हैं, गरीब गुरबा को नहीं जाती। कॉस्ट रिकवरी जो है वाटर प्राइसिंग की वो बिल्कुल नहीं है। हम उनको मुफ्त डैम बना के देते हैं मगर वो रूलिंग एलीट के पास जाते हैं, नीचे नहीं जाते। अच्छा, इसके साथ फिर ना वाटर प्राइसिंग होती है ना एग्रीकल्चर टैक्सेशन होती है। तो एक बहुत बड़ी सब्सिडी है जो जाती है सोसाइटी को, जिसको मैं और आप लोग जो है सब्सिडाइज करते हैं। जी बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि इनमें से बहुत चीजें जो है प्रोविंशियल इश्यूज हैं और 10-20 साल से उनकी पिंग पोंग हो रही है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप बयानी की कीमत बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो पहला जो गवर्नमेंट के पास इस एक अपॉर्चुनिटी है कि वाटर प्राइसिंग को, वाटर एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करवाए, प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करे। इसमें से कोई चीज़ रेवोल्यूशनरी नहीं है, ऑलरेडी हमारी पॉलिसीज में दी हुई है, इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम है। अच्छा, जब तक ये नहीं होती प्राइसिंग, जैसे कॉस्ट रिकवरी वाटर की है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस वक्त तक हमारी वाटर की डिमांड भी बढ़ती रहेगी, वाटर स्केर्सिटी बढ़ती रहेगी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बढ़ती रहेगी, डैम्स की अर्जेंसी बढ़ती रहेगी। तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि उसका प्राइसिंग मैकेनिज्म किया जाए ताकि वाटर कंजर्वेशन और एफिशिएंसी शुरू हो सके। तो एक तो मेरे ज़हन में ये एरिया है जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और ये रिफॉर्म एजेंडा डोनर्स के साथ पिछले 20-25 साल से ट्रैक कर रहा है। हुकूमत की अपनी पॉलिसीज में 18th अमेंडमेंट और उससे पहले और बाद से ये ट्रैक कर रहा है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और दुनिया भर में ऐसे होता है, वो शहरों के इर्द गिर्द एक बेल्ट होती है जो सिटीज को प्रोवाइड करती है कैश क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, एक्सोटिक क्रॉप्स। अच्छा, वो सबसे, और इसीलिए वहां पे शहर बनते हैं कि वो जगह बड़ी फर्टाइल होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हमारे शहर जो ग्रो कर रहे हैं या अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं, वो मादर पिदर आज़ाद कर रहे हैं।
जो हमारी फूड सिक्योरिटी का सबसे जो प्रोडक्टिव एरिया है वो अर्बन ग्रोथ में आता जा रहा है। और अर्बन ग्रोथ में इतनी स्पीड के साथ आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास ज़मीनें बचती हैं या एरियाज बचते हैं वो एरिड होंगे, समाई एरिड होंगे, लो ग्रेड लैंड्स होंगी। तो किसी तरीके से शहरों की बाउंड्रीज को हमें फौरन डिफाइन करने की ज़रूरत है। एक बेल्ट को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं रोड की सूरत में, उस रोड के बाहर किसी अर्बन कंस्ट्रक्शन की या किसी भी किस्म की पक्की कंस्ट्रक्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो आप समझ लीजिए कि फूड सिक्योरिटी के हार्ट का मसला ये आता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि हमारा फार्मर बहुत गरीब है। उसकी जो कैपेसिटी या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल प्राइसिंग के मैकेनिज्म के साथ डील करने की वो बहुत थिन है, बहुत लिमिटेड है। और जरा भी गवर्नमेंट कोई चीज इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे तो उसकी जो लाइवलीहुड है या कंटिन्यूटी का प्रेशर आ जाता है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए कि आपका जो फार्मर है वो फ्लड्स को, क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल मार्केट को बहुत ज्यादा उसकी वजह से वल्नरेबल ना हो, तो दो बड़े अहम काम है मेरे हिसाब से करने के। एक काम जो है कि जी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जैसे रिस्क ट्रांसफर के इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस के होते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस के होते हैं, पैरामीट्रिक का मतलब ये होगा कि सर्टेन मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अगर थोड़े पीरियड में हो जाए जिसमें क्रॉप्स या उनके घर या लाइव स्टॉक, वो इंट्रोड्यूस करवाए जाए ताकि आपके फार्मर की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो। वो भीख मांगने पे ना आ जाए, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी ना मांगे, वो बिजनेस से पैसे ना मांगे, उसको इस इंस्ट्रूमेंट के तहत आप उसकी क्रॉप्स को कवर करते हैं। एक चीज ये करने की। तो गिर साहब जो आप बता रहे हैं ये तो प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक ये प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजीज के हवाले से कि वो चीजें जो होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम सिचुएशन को देखें कि किस तरह मॉर्फ हो के जो है इस टाइम पर हम एक इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए इस इमरजेंसी के दरमियान में, लेमैन टर्म्स में अगर इसको जो है वो समझाया जा सके तो वो काफ़ी मुफीद होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है कि एक्चुअली ये व्हाट डज इट इंटेल टू, इसके आगे हमारे ऊपर क्या असरात जो है वो पड़ने वाले हैं।